दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजप्रीत स्वागत करता हूं LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस क्लास में BLIS यो VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है BLIS 8 जिसका नाम है कंप्यूटर मूलभूत एवं अनुप्रयोग, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये इस बुक का इंडेक्स है जिसका इकाई प्रथम है कंप्यूटर तथा उसका विकास, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये बुक BLIS 8 है, कंप्यूटर मूलभूत एवं अनुप्रयोग इसका नाम है। यह वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बुक है। इसका प्रथम लेसन है कंप्यूटर तथा उसका विकास। इसके अंदर कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी तथा उसका विकास का विवरण दिया गया है। इसमें विभिन्न श्रेणियों की जानकारी दी गई है कंप्यूटर की। इसमें कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। यदि इसकी संरचना की बात करें तो सर्वप्रथम विषय प्रवेश, फिर इसमें कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बताया गया है। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके अंतर्गत कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। फिर कंप्यूटर की संरचना जिसके अंदर CPU, इनपुट आउटपुट, इसके बारे में बताया गया है। फिर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। फिर कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, जैसे असेंबली भाषा, मशीनी भाषा के बारे में बताया गया है। फिर लास्ट में सारांश और इसके कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न भी दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है विषय प्रवेश। विषय प्रवेश के अंतर्गत आज सर्वत्र कंप्यूटर की चर्चा एवं इसका उपयोग दिखाई देता है, अर्थात आज चारों ओर कंप्यूटर की चर्चा हो रही है तथा सभी जगह कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में भारत में कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। भारत निश्चय ही कंप्यूटरीकरण की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि कंप्यूटरों का आगमन हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इनकी लोकप्रियता में असाधित वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है इसकी घटती हुई कीमत एवं बढ़ती हुई क्षमता। आज कारखानों में मशीनों का नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में इसकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। बैंकिंग तथा रेलवे आदि में इनका महत्वपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। यदि हम पुस्तकालयों की बात करें तो पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्र इनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे, अर्थात पुस्तकालयों में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की गुणवत्ता एवं क्षमता देखकर कंप्यूटर सेवाओं तथा कार्यों में इसका उपयोग शुरू कर दिया है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों में इसे अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर दिया गया है, अर्थात जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर ही कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ब्रिटेन तथा जापान आदि की तुलना में भारत में काफ़ी समय बाद इसका उपयोग पुस्तकालय तथा सूचना विषयक कार्यों एवं सेवाओं में संभव हो सका है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर सर्वप्रथम USA, ब्रिटेन तथा जापान में कंप्यूटर का विषय जोड़ा गया। भारत में इसका विकास काफ़ी समय बाद हुआ। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी का एक शब्द है कंप्यूट, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अंततः स्पष्ट है कि प्रारंभ में कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से था, अर्थात प्रारंभ में गणना करने वाले यंत्र को ही कंप्यूटर माना जाता था। यद्यपि कंप्यूटर के बिना भी मनुष्य प्राचीन काल से गणना कार्य करता आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह महसूस किया गया कि बेहतर सामरिक स्थिति पाने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीक में प्रगति के साथ साथ गणना प्रक्रिया तीव्र करने के यंत्र विकसित किए जाएं। अंततः कंप्यूटर को एक गणना करने वाले यंत्र के रूप में जाना गया। सामान्यतः कंप्यूटर शब्द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को परिभाषित करने में सहायक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इसमें सूचना या डेटा को भंडारने की आंतरिक क्षमता होती है। आवश्यकतानुसार यह भंडारित सूचना को शीघ्र ही उपलब्ध करा सकता है। इसमें अनुदेशों के प्रोग्राम होते हैं। यह गणना प्रक्रिया काफ़ी सटीकता तथा शीघ्रता से संपन्न करता है। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों का पालन सेकंड के लाखवें हिस्से से भी कम समय में कर सकता है। बार बार एक ही प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में कंप्यूटर उपयोगी है। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? कंप्यूटर का विकास सामान्यतः कंप्यूटर के विकास के लिए सामान्यतः पाँच पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास माना गया है। कंप्यूटर के विकास के अंदर सर्वप्रथम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया
1940 में पड़ी थी। आधुनिक कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया की नींव 1940 में पड़ी थी। तब से लेकर आज तक के कंप्यूटर के विकास के इतिहास को कई पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है। इस विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर की क्षमता के आधार पर 5 पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के मशीनों का विकास कार्य चल रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1952 के बीच प्रचलित थे। इस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब यानी कि वाल्व के उपयोग से सर्किट बनते थे। भंडारण स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब CRT तथा रिले ट्यूब प्रयोग में लाए जाते थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका विकास 1940 से 1952 के बीच हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का उपयोग सर्किट के लिए किया गया। जो स्टोरेज के लिए इसमें CRT तथा रिले ट्यूब प्रयोग में लाए जाते थे। 1940 में बनी ENIAC मशीन में 18,000 ट्यूब प्रयोग किए गए थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे तथा काफ़ी स्थान घेरते थे। इनकी स्मृति आजकल के कंप्यूटर की तुलना में अत्यंत कम थी। ये अत्यंत महंगे थे। मशीन को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलन आवश्यक होता था। कुल इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विश्वसनीयता आज जैसी न थी तथा इनका रखरखाव भी कठिन था। अर्थात पहली पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। बड़े होने के कारण ये काफ़ी स्थान घेरते थे। इनकी जो स्टोरेज है वो भी बहुत ही कम होती थी। ये महंगे होते थे तथा इनको ठंडा रखने के लिए एक ठंडे स्थान पर ही रखा जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रचलन 1952 से 1962 के बीच रहा। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1952, द्वितीय पीढ़ी 1952 से 1964। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब वाल्व का उपयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटे होते थे जिससे इनका आकार एवं वजन नियंत्रित करने में सफलता मिली। प्रथम पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर बड़े थे जिससे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े थे तथा स्थान अधिक घेरते थे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के अंदर जो ट्यूब थे वो काफ़ी बड़े होते थे जिसके कारण कंप्यूटर ज़्यादा स्थान घेरते थे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया जो कि ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटे थे तथा इनका आकार एवं वजन नियंत्रित करने में सफलता मिली। ट्रांजिस्टर का उपयोग इन कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन कंप्यूटरों में आंतरिक क्षमता के रूप में चुंबकीय ड्रम अथवा अचुंबकीय कोर, मैग्नेटिक ड्रम अथवा मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आंतरिक स्मृति के लिए चुंबकीय ड्रम अथवा चुंबकीय कोर का प्रयोग हुआ। इनकी स्मृति भंडारण क्षमता पूर्व से अधिक थी। अर्थात द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्टोरेज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक थी। इनका आकार छोटा था। उच्च प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता था। इनकी गति तथा विश्वसनीयता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक थी। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत 1964 से लेकर 1971 में विकसित कंप्यूटर सम्मिलित किए जाते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 52, द्वितीय पीढ़ी 1952 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट IC के उपयोग से बने इन कंप्यूटरों में घटकों को आपस में जोड़ने की क्रियाएं बहुत कम हो गई। इनकी ऊर्जा खपत कम होने से मशीनें कम गर्म होती थी। आपस में जोड़ने वाले तारों की लंबाई कम होने के कारण कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार तथा विश्वसनीयता बढ़ गई। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा जिस कारण इनकी ऊर्जा खपत कम होने लगी तथा ऊर्जा खपत कम होने के कारण मशीनें कम गर्म होती थी। इन्हें आपस में जोड़ने वाले तारों की लंबाई कम होने के कारण कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार तथा विश्वसनीयता बढ़ गई। चौथी पीढ़ी 1970 से 1980 के बीच की अवधि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में केंद्रीय संसाधक के रूप में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का उपयोग हुआ। तृतीय पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेशन सर्किट IC का उपयोग हुआ तथा चौथी पीढ़ी के अंतर्गत लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का उपयोग हुआ। इंटीग्रेशन सर्किट में और कई गुना अधिक ट्रांजिस्टरों को सम्मिलित करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI का निर्माण होने लगा। चौथी पीढ़ी जो कि 1970 से 1980 के बीच की
पीढ़ी मानी जाती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन के रूप में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट में जो कि थर्ड पीढ़ी के अंदर उपयोग किया जाता था, उसमें कई गुना अधिक ट्रांजिस्टरों को सम्मिलित किया गया तथा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSI और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया। इन इंटीग्रेटेड सर्किटों के माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर को एक पर बनाना सरल हो गया। तृतीय पीढ़ी में एक डाक टिकट के आकार के सिलिकॉन चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों का स्थापित किया जाने लगा था। इस प्रकार के चिप को माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या है कि जो तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, उस पर एक डाक टिकट के आकार के सिलिकॉन चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को स्थापित किया जाने लगा। इस प्रकार का जो चिप था उसे ही माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है। इस प्रकार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार एवं भार अत्यंत कम हो गया तथा इनकी क्षमता एवं गति में विलक्षण वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। अब हम पढ़ेंगे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास के लिए विश्व में कई देश कार्य कर रहे हैं। विशेषकर जापान तथा अमेरिका में वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की कल्पना एक ऐसी मशीन के रूप में की गई है जिसमें कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो, जिसमें मनुष्य की तरह समय निर्णय लेने तथा प्राकृतिक रूप से निर्णय लेना संभव हो सके। पांचवी पीढ़ी का विकास कार्य अभी चल रहा है जिसमें जापान तथा अमेरिका में वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्नशील है। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कल्पना एक ऐसी मशीन के रूप में की गई है जिसमें AI का प्रयोग हो, AI जिसमें मनुष्य की तरह समय निर्णय लेने तथा प्राकृतिक रूप से निर्णय लेना संभव हो सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का नमूना रोबोट के रूप में देखा जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार अकेले जापान में 1 लाख से अधिक रोबोट हैं। रोबोट में कंप्यूटर के साथ संवेदक सेंसर लगाकर इनमें देखने, सुनने तथा महसूस करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। सेंसरों के माध्यम से इनमें सख्त निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक विकसित की जा सकती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्राकृतिक भाषा समझने तथा समस्या निवारक सॉफ्टवेयरों का विकास संभव है। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटरों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में तथा कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।